हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इनकम टैक्स क्लास। आप कर रहे हैं कैपिटल गेन और आपको ये पता है कि कैपिटल गेन कब अराइज होता है, व्हेन देयर इज एन कैपिटल एसेट और उसका ट्रांसफर हुआ है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहला कैपिटल एसेट होना चाहिए, दूसरा उसका ट्रांसफर होना चाहिए। कैपिटल एसेट क्या होता है ये आप सीख लिए हैं, अब आप जानने वाले हैं कि ट्रांसफर क्या होता है। तो इनकम टैक्स आपको ट्रांसफर कैसे बताएगा ट्रांजैक्शंस विच आर रिगार्डेड एज ट्रांसफर। वो कौन से ट्रांजैक्शन है जिन्हें ट्रांसफर कहा जाता है। फिर बताएगा ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। दोनों चीजें, ट्रांजैक्शंस विच आर रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। तो आज की क्लास में हम लोग पहला पार्ट देखेंगे, ट्रांजैक्शंस विच आर रिगार्डेड एज ट्रांसफर। वो कौन से ट्रांजैक्शन है जिन्हें ट्रांसफर कहा जाएगा, क्योंकि ट्रांसफर होगा तभी कैपिटल गेन अराइज होगा, राइट। एक बात बताइए, अगर एक ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर कहा जा रहा है तो एज एन टैक्स पेयर आप खुश होंगे या नाराज होंगे? हम नाराज होंगे एज एन टैक्स पेयर, क्योंकि अगर वो ट्रांसफर कहा जा रहा है तो कैपिटल गेन लग जाएगा। अगर वो ट्रांसफर नहीं कहा गया होता तो मजा आ जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता, कैपिटल गेन नहीं आता, टैक्स नहीं लगता, राइट। आइए देखिए क्या है, कैपिटल एसेट मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड। तो ट्रांसफर इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट इंक्लूड्स, कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा। अच्छा, आपको ये बता दें, क्या यहां पे हम लोग पूरा ट्रांसफर की डेफिनेशन को कंप्लीट ही कर ले रहे हैं? नहीं, इसमें जितने पॉइंट्स है ना, अभी आगे चल के ये सब डिटेल में आएंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ आएंगे। यहां तो सिर्फ अपने माइंड को हम तैयार कर रहे हैं कि पता चल जाए भाई ट्रांसफर क्या होता है। इन डेप्थ अभी बात नहीं करेंगे इन सब की। पहला सेल, तो वेरी क्लियर है ये, तो इसमें तो कुछ समझने वाली बात ही नहीं है कि अगर आपने बेच दिया तो ट्रांसफर हो गया एसेट, ठीक है। दूसरा एक्सचेंज, अगर हमने एक्सचेंज कर लिया तो भी ट्रांसफर हो गया। मेरे पास एक बिल्डिंग थी, मैंने उस बिल्डिंग को दिया, बदले में गोल्ड ले लिया सामने वाले से, क्या ये ट्रांसफर ऑफ एसेट है? ट्रांसफर ऑफ योर कैपिटल एसेट बिल्डिंग है, यस, ठीक है, क्योंकि हमने एसेट को एक्सचेंज किया है। तो सेल ट्रांसफर होता है, एक्सचेंज ट्रांसफर होता है। जब हम सेल करेंगे तो कैपिटल गेन आएगा, एक्सचेंज करेंगे तो भी कैपिटल गेन आएगा, राइट। अब आपके मन में बहुत सारी बात आ रही होगी, सर अगर हमने बिल्डिंग दी, मान लीजिए बिल्डिंग की कॉस्ट थी 10 लाख रुपए, वो मैंने किसी को दिया, बदले में उसने मुझे गोल्ड दे दिया जो कि 50 लाख रुपए का है, तो केस सेल कंसिडरेशन मेरी बिल्डिंग की क्या कहलाएगी? 50 लाख रुपए कहलाएगी। जितने रुपए की आपको एसेट मिली है वो आपकी एसेट की सेल कंसिडरेशन है। मेरी 10 लाख की बिल्डिंग थी, वो मैंने दी, बदले में मुझे 50 लाख रुपए का गोल्ड मिला, तो मेरी सेल कंसिडरेशन कितनी? 50 लाख रुपया। जो एसेट मेरे पास आ रही है उसकी मार्केट वैल्यू, ठीक है। 50 लाख रुपए मेरी सेल कंसिडरेशन होगी, कॉस्ट घटाएंगे, कैपिटल गेन आएगा। अब कैसे कैपिटल गेन आता है, कैलकुलेशन क्या होती है, ये सब अभी नहीं सिखा रहे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये ट्रांसफर होता क्या है बस ये समझना है, ठीक है। सेल कंसिडरेशन क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, गेन कैसे निकलेगा, ये सब सोचना ही नहीं, क्योंकि दिमाग उस पर जाएगा। तो मैं अलर्ट कर रहा हूं, ये सब नहीं सोचना, बस ये सोचो कैपिटल गेन अराइज होगा कि नहीं, ट्रांसफर है कि नहीं है। तो सेल अगर हुआ तो ट्रांसफर है, एक्सचेंज हो गया तो ट्रांसफर है। फिर क्या कहता है? रेलिंक्विशमेंट। रेलिंक्विशमेंट का मतलब होता है सरेंडर ऑफ राइट, सरेंडर ऑफ राइट। आपके पास कुछ अधिकार है, वो आप सरेंडर कर दे रहे हो, आप वो अपना अधिकार छोड़ दे रहे हो ऑन योर ओन, आप खुद से ही अपना अधिकार छोड़ दे रहे हो, तो इसको कहा जाता है रेलिंक्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट क्या होता है? आपका अधिकार खत्म कर दिया गया, आपने नहीं किया, आपका अधिकार खत्म कर दिया गया, इज एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। रेलिंक्विशमेंट क्या है? आपका अधिकार आपने ही खत्म कर दिया, आपने सरेंडर कर दिया अपना राइट। अगर आप अपना अधिकार सरेंडर कर देते हो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, कोई चीज पे अधिकार था आपका, सरेंडर कर रहे हो तो यू आर गेटिंग समथिंग, तो कैपिटल गेन यहां पे अराइज होगा। नाउ एक्सटिंग्विशमेंट क्या है? आपका अधिकार कम कर दिया गया है, आपका अधिकार छीन लिया गया है। जैसे मैं समझाता हूं, 10 रुपए का शेयर था आपके पास एक कंपनी का, और कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में चली गई। पता नहीं आपको मालूम भी है कि नहीं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, तो एक लाइन में अभी समझाने की कोशिश करता हूं आपको।
इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कंपनी कहती है अपने सभी स्टेक होल्डर से कि भाई मेरी हालत ना बड़ी खराब है, मेरे पास दो ही रास्ता है, या तो मैं आप सबसे भीख मांग लूं और या तो बंद कर दूं कंपनी। तो वो ऐसे कहती है डिबेंचर होल्डर्स तुम लोग का कितना पैसा बाकी है, डिबेंचर होल्डर कहते हैं 5 करोड़ रुपए, कहती है आज से बस इतना मान लो कि तुम्हारा 1 ही करोड़ रुपए बाकी है, बस इतना ही मान लो, तभी हम जिंदा हैं। अगर 5 करोड़ तुम बोलोगे तो अभी कंपनी बंद कर देना, चवन्नी तुमको नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरी औकात नहीं है देने की, सब खत्म हो गया। तो डिबेंचर होल्डर कहते हैं ठीक है भाई 1 करोड़ है मेरा। जब बात यहां आ जाती है ना कि अब कुछ नहीं मिलेगा, तो इंसान कहता है जो मिल जाए वही सही। इक्विटी शेयर होल्डर को कहा, पूछा मैंने भाई तुम्हारे शेयर की फेस वैल्यू क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा 10 रुपए। हमने कहा सारे इक्विटी शेयर होल्डर सुन लो, आज से तुम्हारे शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपया नहीं है, 2 रुपया है। कितनी है? 2 रुपया। इक्विटी शेयर होल्डर कहते हैं ठीक है भाई, ठीक है, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर तो समझ ही रहे हैं कि जब डिबेंचर होल्डर को पैसा नहीं मिल पाएगा तो हमको तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि पहले पैसा किसको मिलता है? अगर कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, कंपनी को बंद किया जाएगा, जितनी एसेट रियलाइज होगी पहले डिबेंचर होल्डर को दिया जाएगा, और कंपनी कह ही रही है कि डिबेंचर होल्डर तुमको भी देने के लिए नहीं है मेरे पास, तो इक्विटी होल्डर को तो कुछ नहीं मिलेगा। तो ये बात तो समझ में आ गई कि भैया 10 का 2 रुपया भी मिल रहा है तो ले लो चुपचाप, ठीक है, कंपनी को जिंदा रहने दो, 2 रुपया मान लो एक बार के लिए, ठीक है। तो दिस इज हाउ कंपनी गोज इनटू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है इंटरनली कंपनी अपनी बैलेंस शीट को सही कर लेती है, ठीक है, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट में ढेर सारे लॉसेस दिखाई देते हैं, ठीक है, और वो लॉसेस खत्म हो जाएंगे। कैसे खत्म हो जाएंगे दिखाऊंगा आपको, दिखाता हूं। आप अभी प्रैक्टिकली समझ गए, अब थ्योरेटिकली बैलेंस शीट के तरीके से समझिए। देखिए इधर कंपनी की एसेट्स हैं, ठीक है, इधर कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेप्ट, ये सब है, ठीक है, करंट लाइबिलिटी, यहीं पे रिजर्व एंड सरप्लस भी है कंपनी का, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इक्विटी शेयर कैपिटल, अब हम थोड़ा सा रीऑर्गेनाइज कर दे रहे हैं जल्दी से समझाने के लिए, नहीं तो इस ऑर्डर में हम लिखेंगे तो आपको और टाइम लगेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेप्ट, करंट लाइबिलिटी, ठीक है, इनको एक साथ लिख दे रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस को अलग से लिख देंगे हम, ये ठीक है। ये तीनों है मान लीजिए 1000, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है -900, और ये एसेट कितनी है 100, तो ये बैलेंस शीट मैच हो रहा है, 100 रुपए की एसेट है। रिजर्व एंड सरप्लस माइनस में कैसे है, खूब सारा लॉस हो रखा है ना कंपनी को, ठीक है। जिस दिन कंपनी की बैलेंस शीट ऐसी हो जाती है ना, इतनी प्यारी हो जाती है, उस दिन लोग इससे धंधा करना बंद कर चुके होते हैं। आप समझ लीजिए जिस कंपनी की हालत ऐसी होगी ना, इससे अब हम और भी काम नहीं करेंगे, हम करेंगे ही नहीं, तो ये कंपनी की हालत अब सुधरेगी नहीं और बिगड़ेगी, क्योंकि हम देखेंगे यार ये कौन सी कंपनी है यार, इतना इतना घाटा कर रखी है, 900 रुपया का लॉस हो रखा है, इसकी पूरी कैपिटल खा गया है, ये तो कौन करेगा इसके साथ धंधा, ये तो कभी भी बंद हो जाएगी, हम करेंगे ही नहीं इसके साथ बिजनेस। आप समझ लीजिए इस बैलेंस शीट का मतलब है कि इसकी बैलेंस शीट पे कालिक पोत दी गई है, और यही दिक्कत आती है कंपनी को कि अगर एक बार हालत हो गई ऐसी गंदी, तो अब हालत सुधरेगी नहीं, वो और गंदी होगी, क्योंकि कोई धंधा ही नहीं करेगा अब आपके साथ। तो कंपनी कहती है हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। कैसे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे? इन सबको मनाएंगे, इन सबको मनाएंगे, कहेंगे तुम्हारा कम हो गया, तुम्हारा 10 रुपया 1 रुपया हो गया, तुम्हारा 10 रुपया 50 पैसा हो गया, अब करते करते इन 1000 रुपया को 100 रुपया पिघला देंगे। सबको इक्विटी शेयर होल्डर से भीख मांगेंगे, लॉन्ग टर्म डेट वालों से मांगेंगे, जो मेरे क्रेडिटर हैं करंट लायबिलिटी उनसे भी भीख मांगेंगे, उनका भी कम कराएंगे। कम करा लेंगे, जब 100 रुपया करा लेंगे तो होगा क्या, जब हम 100 रुपया करा लेंगे तो होगा क्या, हम ये लॉस 900 रुपया का वो जो कम कराए उसमें से एडजस्ट कर देंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेट, करंट लायबिलिटी, ये सब मिला के इधर 100 हो जाएगा, इधर एसेट 100 था ही। आपको समझ में आ रहा है, जो कम कराए ना 900 रुपया वहां से एडजस्ट हो गया, खत्म, बैलेंस शीट मैच हो गई अभी भी। आप समझ पा रहे हो? ठीक है, हम रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट करेंगे, ये हम करेंगे क्या, इसकी एंट्री क्या होगी, हम करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म डेब्ट, करंट लायबिलिटी, इन सबको डेबिट करेंगे, तो ये सब कम होते जाएंगे टू रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस को क्रेडिट करेंगे, इसका बैलेंस अभी डेबिट है, ये माइनस में लायबिलिटी साइड में लिखा है,
मतलब क्रेडिट वाले साइड में माइनस में लिखा है, यानी ये डेबिट बैलेंस है, तो इसको क्रेडिट कर करके खत्म कर देंगे, ये खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगी बैलेंस शीट। अब मेरी बैलेंस शीट सुंदर हो गई, लॉस वॉस उड़ गया पूरा। अब किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि हम इतना घाटा वाटा दिए थे, हम तो भीख मांग के सारा घाटा बराबर कर दिए। ठीक है, अब किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि घाटा था। अब इसके साथ लोग धंधा करना शुरू कर देते हैं। अब ये धीरे धीरे रिवाइव कर जाती है कंपनी। इसको कहा जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो जब मेरा शेयर 10 रुपए से 2 रुपए हुआ तो क्या मेरा अधिकार छीन लिया गया? हाँ, इसे कहा जाता है एक्सटिंग्विशमेंट। राइट, ये भी एक्सटिंग्विशमेंट है, आपका अधिकार चला गया, कम हो गया, योर राइट हैज बीन रिड्यूस्ड। ठीक है, योर राइट हैज बीन लॉस्ट, इसको हम कहेंगे सरेंडर ऑफ राइट, इसको कहेंगे राइट लॉस्ट, छीन लिया गया, चला गया, तो ये भी ट्रांसफर है। ठीक है, मतलब आपका 8 रुपए गया तो ये ट्रांसफर है। अब इसमें क्या होगा, जो 10 रुपए से शेयर 2 रुपए का हो गया, 8 रुपए आपका चला गया, आपको बदले में कुछ मिला नहीं, तो आपका इतने रुपए का कैपिटल लॉस हो जाएगा। गवर्नमेंट बेसिकली आपके कैपिटल लॉस को यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर ले रही है। अगर गवर्नमेंट इसको ट्रांसफर नहीं बोलती तो ये जो घाटा हो रहा था आपको, ये घाटा रिकॉग्नाइज नहीं होता। घाटा को बुक्स में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, इनकम टैक्स कंसीडर करेगा घाटा, तभी तो हम उस घाटे को दूसरे फायदे से एडजस्ट करेंगे और कम से कम मेरा टैक्स कम होगा। अगर सरकार कह देती है एक्सटिंग्विशमेंट को हम ट्रांसफर नहीं मानते, तो मेरा शेयर 10 रुपए से 2 रुपए का हो जाता, कोई मतलब ही नहीं, कोई कैलकुलेशन ही नहीं होती फिर तो यहाँ। तो घाटे को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। कैलकुलेशन पे फोकस मत कीजिएगा, बार बार आपका दिमाग जाएगा अच्छा क्या होगा सर कैलकुलेशन में, 8 रुपया लॉस हो जाएगा, क्या होगा क्या नहीं, बता दीजिए ना, मत चिंता करो। ठीक है, ये ट्रांसफर है, बस इतना समझिए, फोकस कैलकुलेशन पे करिए ही मत। नेक्स्ट देखिए, कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ। किसी कानून के तहत आपका कंपल्सरी एक्विजिशन हो गया। अब क्या चीज कंपल्सरी एक्वायर होता है कानूनन, क्या चीज सरकार जबरदस्ती आपका ले लेती है? सिर्फ लैंड बिल्डिंग, इसके अलावा आपकी कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं ली जाती है। ठीक है, अंडर लॉ, अंडर एनी लॉ, कानूनन आपसे कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं ली जाती है। ये देखिए, ये गवर्नमेंट बड़ा सारा हाईवे बना रही है, ठीक है, और आपका घर ये है, ये देखिए ये आपका घर है। अब ये आपका हाईवे के बीच में यहीं पे घर आ रहा है, अब यहीं पे हाईवे बनने वाला है, ये प्लान हो रहा है ऐसे। तो क्या सरकार सड़क ऐसे बनाएगी, इधर से जाएगी, ये देखिए ऐसे करके सड़क इधर से जा रही है, अब इधर से करके ऐसे करके बनाएगी सड़क आपके मकान की वजह से। 50 किलोमीटर का हाईवे बन रहा है जिसमें बीच में आपका मकान आ रहा है, मकान उड़ा देगी एकदम गवर्नमेंट, कहेगी सब खत्म गया, सीधी हो जाएगी रोड एकदम। ठीक है, ये चला उड़ गया आपका मकान, ये देखिए एकदम सीधी रोड जाएगी, और सरकार आपका मकान ले लेगी और आपको कंपनसेशन दे देगी, पैसा दे देगी, ये लो, खेल खत्म, पैसा दे देगी, आपसे पूछेगी भी नहीं कि लेना है कि नहीं लेना है, कंपल्सरी ले लिया गया है और आपको मुआवजा दे दिया गया, कंपनसेशन दे दिया गया है। लेकिन कभी भी इतना हाई हल्ला नहीं होता ये सब में, पता है क्यों? क्योंकि सरकार मुआवजा बहुत ज़्यादा देती है। अगर आपकी ज़मीन की कीमत, मान लीजिए उस जमीन मकान की कीमत 50 लाख रुपये होगी ना, तो सरकार आपको कम से कम 2 करोड़ रुपए दे दी होगी, 3 गुना 4 गुना पैसा गवर्नमेंट दे देती है। ठीक है, इससे हाई हल्ला भी नहीं होता है, आराम से कंपल्सरी एक्वायर हो जाती है ज़मीन और गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल जाता है। ठीक है, वैसे तो इसके पीछे और भी कारण है, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए पर पता नहीं क्या मेरा मन नहीं मानता है, और मुझे लगता है कि आपको बता देना चाहिए। देखिए इसमें ना, क्या मैं बोलूं, इसमें ये सब करने में फायदा है सरकार का ही, मतलब सरकार का मतलब जो करप्ट बीच में लोग हैं जितने, उनके फायदे के लिए ये सब काम होता है। कैसे होता है मैं बताऊं। देखिए ये जो जिसका मकान था यहाँ पे, इससे बोला गया कि ये देखो तुम्हारी जमीन तो ली जाएगी। अब ये सरकार थोड़ी ना बात करती है, एक कॉन्ट्रैक्टर है जो रोड बनाएगा, उसी को बोल दिया गया है कि तुम ये सब सल्टा लेना। तो अब इससे पूछा जाएगा कि बताओ भाई तुम्हारी जमीन तो ली जा रही है, कितना पैसा लोगे तुम? सरकार नहीं पूछे, सरकार तो कंपल्सरी एक्वायर करेगी, क्योंकि उसका जब किया जाएगा तो प्यार से ही ना बात की जाएगी। तो इसके मकान की वैल्यू है कितनी? 50 लाख रुपया। लेकिन ये पता है उछल के कितना बोलेगा, बोलेगा हमको तो 80 लाख रुपया चाहिए। ठीक है, अंड का पंड बोलेगा, क्योंकि मालूम है उसको सरकार लेने वाली है। ठीक है, तो अब ये ठेकेदार क्या बोलेगा, कहेगा हम तुमको 2 करोड़ रुपया दिलवा रहे हैं, तुम चिंता क्यों कर रहे हो?
80 लाख थोड़ी ना दिलवाएंगे हम तुमको 2 करोड़ रुपया दिलवाएंगे। तुमको 1 करोड़ 20 लाख रुपया हमको वापस करना है अब इसमें से। 1.2 करोड़ वापसी आएगा। ये देखिए, ये है ठेकेदार, ठीक है, ये देखिए, ठीक है, नहीं हाथ है इसके, ठीक है। सरकार से दिलवाएगा, गवर्नमेंट से दिलवाएगा इसको 2 करोड़ रुपया, ठीक है, और फिर इससे वापस लेगा 1.2 करोड़ रुपया। अब ये 1.2 करोड़ में से ये अपने ऊपर देगा, जो इसके ऊपर वाला होगा कोई उसको देगा जिसके थ्रू ये इसको काम मिला है। ये ठेकेदार वो थोड़ी ना है। आपको पता है हमारे देश में जितना भी ठेके पे काम मिलता है वो एक्चुअल में जिसका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो नहीं कर रहा होता है। ये सब जितने पावरफुल लोग हैं ना, इन्फ्लुएंसर लोग हैं, जिनके पॉलिटिकल कनेक्ट्स है, वो सब सारे देश का जितना भी काम है वो लेते हैं। काम जानते तक नहीं है, क्योंकि बेसिकली 100 करोड़ रुपए अगर कोई भी काम के लिए सरकार से निकलता है तो वो काम कितने में होता है? वो 30 करोड़ रुपए में काम होता है। बीच में ये सारा पैसा खाया जाता है। तो वो जिसने लिया है काम वो फिर अपने नीचे उससे कम में देगा, फिर वो नीचे है उससे अपने कम में देगा काम। वो अल्टीमेटली जो ठेकेदार काम कर रहा है वो 30 करोड़ रुपए काम करेगा ही, तो बीच में इतना पैसा ऐसे ही बढ़ गया। तो यहां पैसा जाएगा, फिर वो छोटे वाले मिनिस्टर को जाएगा इसके ऊपर पैसा, फिर उससे बड़े वाले मिनिस्टर को जाएगा। ये सब छोड़ दीजिए, चलिए वापस से आते हैं बात पे। तो कंपल्सरी एक्विजिशन अगर सरकार आपकी जमीन की करेगी तो आपको ऑब्वियसली मुआवजा मिलेगा। कैपिटल गेन अराइज होगा, यहाँ पे आंसर इज यस, कैपिटल गेन अराइज होगा, इसे ट्रांसफर कहा जाएगा। लेकिन कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ सरकार बोल रही है, बड़ी चालाक है गवर्नमेंट। एक बात बताइए, कंपल्सरी एक्विजिशन गुंडे बदमाश भी कर सकते हैं कि नहीं आपकी जमीन का? दाऊद ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, मुन्ना बजरंगी ने आपकी जमीन को कंपल्सरी एक्वायर कर लिया, पॉसिबल? यस पॉसिबल। एक बात बताइए, उसने अगर जमीन कंपल्सरी एक्वायर कर ली है तो पैसा दिया होगा क्या? पैसा थोड़ी ना दिया होगा, गन पॉइंट पे आपको रखा होगा और जमीन लिखवा ली होगी अपने नाम, पैसा थोड़ी ना दिया आपको। तो यहां पे तो आपको कैपिटल लॉस आ जाएगा, क्योंकि आप अगर यहां पे कैपिटल गेन या लॉस निकालेंगे, सेल माइनस कॉस्ट होती है, सेल माइनस परचेज। सेल हुआ कितने में? अंडा, मतलब ट्रांसफर कितने में हुआ? अंडा, ठीक है। कॉस्ट तो जमीन की थी कुछ ना कुछ, माइनस करेंगे लॉस हो जाएगा। अब गवर्नमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं कराना चाहती है, ठीक है, चाहती नहीं है कि आपका लॉस एडजस्ट हो दूसरे प्रॉफिट से, और तो बड़ी चालाक है। कह रही कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर लॉ हुआ है ना, तब ट्रांसफर है। मतलब कंपल्सरी एक्विजिशन ट्रांसफर नहीं है, आपकी जमीन हथिया ली जाए जबरदस्ती, ये ट्रांसफर नहीं है। आपकी जमीन को जबरदस्ती सरकार द्वारा हथिया ली जाए, इसको ट्रांसफर कहते हैं, क्योंकि यहां पे गेन आएगा, तगड़ा टैक्स लगेगा, ठीक है। तो सरकार पहले तो आपको जमीन का मुआवजा देगी, फिर उस पर इनकम निकलवाएगी, फिर उस पर टैक्स भी ले लेगी, ठीक है। आइए आगे, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अब ये क्या चीज है? मैंने आज से 20 साल पहले एक ज्वेलरी खरीदी थी 10 लाख रुपए की। आज मैं, और ये पड़ी हुई है, 20 साल पहले खरीदी थी, 20 ईयर्स एगो। अब मैंने एक ज्वेलरी शॉप खोल ली, है, ठीक है। तो अब मुझे ये जो ज्वेलरी 20 साल पहले मैंने खरीदी थी 10 लाख रुपए की, मुझे वो यूज नहीं करनी है, तो मैंने इस ज्वेलरी शॉप की बैलेंस शीट में स्टॉक में इसको ले आए, ठीक है। आज इसकी मार्केट वैल्यू जो है पता है कितनी? 1 करोड़ रुपए है। तो हमने स्टॉक दिखा दिया 1 करोड़ रुपए का, राइट। अब सरकार क्या कह रही है सुनिए, कह रही है ये जो ज्वेलरी तुमने कैपिटल एसेट से स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक में कन्वर्ट किया है, कैपिटल एसेट से स्टॉक बनाया है, ये कन्वर्जन जो तुमने किया है इसको हम क्या मानेंगे? ट्रांसफर मानेंगे। यानी इस पे कैपिटल गेन सरकार के लिए लगाएंगे। मतलब 10 लाख रुपया वाली चीज 1 करोड़ रुपया हो गया, ये ट्रांसफर हो गया है, और हम इस पे 90 लाख रुपए पे टैक्स ले लेंगे। बताइए ये सारा सा गलत है कि नहीं है? एक बात बताइए, मेरे पास 10 लाख रुपए की कोई चीज है, वो 1 करोड़ रुपए की हो जाएगी, सरकार टैक्स ले लेगी क्या हमसे? अरे भैया आया थोड़ी ना, गेन होगा तब ना टैक्स लोगे, कि बिना हुए ले लोगे? हमने मकान खरीदा, मकान की वैल्यू बढ़ गई, सरकार के लिए टैक्स दे दो। अरे ये क्या मजाक हो रहा है देश में? हमने ज्वेलरी खरीदी, उसकी वैल्यू बढ़ गई, सरकार के लिए टैक्स दे दो। अरे टैक्स किस बात का देते? कमाए थोड़ी ना, बेचे थोड़ी ना है, बेचेंगे कमाएंगे तब ना टैक्स होना चाहिए।
मेरे घर में ज्वेलरी पड़ी हुई थी, उठा के दुकान में रख दिए, सरकार के लिए टैक्स दे दो, ये कौन सी बात हुई? हम एक जेब से पैसा निकालेंगे, दूसरे जेब में भर देंगे, सरकार कहेगी टैक्स दे दो, दूसरे जेब की इनकम हो गई। अरे दूसरे जेब की कहां से इनकम हो गई? एक जेब से निकाले थे भाई। ये तो बात वही हो गई कि घर में ज्वेलरी पड़ी थी, उठा के दुकान में रख दी, सरकार के लिए टैक्स दे दो। गलत है ना? जल्दी बताइए, गलत है कि नहीं है? सरकार कह रही है कि अगर आपने अपना कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड बनाया तो वो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर कहेंगे। ट्रांसफर कहेंगे यानी कैपिटल गेन आ जाएगा, जो डिफरेंस है उस पर टैक्स लग जाएगा। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, गलत है नहीं है? बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। आइए समझिए। अब मैंने क्या किया, ये स्टॉक इन ट्रेड बना दिया 1 करोड़ रुपए का, और अब मैंने इसको 1 करोड़ 1 लाख रुपए में बेच दिया, सेल कर दिया 1 करोड़ 1 लाख रुपए में, 1.01 करोड़ में। तो मेरी पीजीबीपी की इनकम क्या आएगी? मेरा स्टॉक कम होगा 1 करोड़ से, सेल बढ़ेगी मेरी कितनी? देखिए मेरे पीएल पे क्या असर आएगा। जो इधर मेरा क्लोजिंग स्टॉक होता है और ये सेल होता है इधर, मेरे इस साल जब भी हमने बेचा तो मेरे स्टॉक में कितना अंतर आ जाएगा? स्टॉक को हमने 1 करोड़ से बढ़ाया था, मेरा स्टॉक कम हो जाएगा 1 करोड़ से, और मेरी सेल बढ़ जाएगी, ये इंक्रीज हो जाएगी मेरी सेल। मतलब ये जब माल बिकेगा 1 करोड़ 1 लाख रुपए का, तो अंतर क्या आया मेरे पीएल पे? क्या फर्क पड़ा इसका? इस सेल हो जाने की वजह से पीएल पे क्या हुआ सर? क्लोजिंग स्टॉक 1 करोड़ से कम हुआ और ये 1.01 करोड़ से ये बढ़ गया। तो अल्टीमेटली ये जो मेरा प्रॉफिट है ये कितना आया? 0.01 करोड़ ही तो आया, यानी कि 1 लाख रुपया। 10 लाख की ज्वेलरी 1 करोड़ 1 लाख रुपए की बेचे हो और सिर्फ 1 लाख रुपए की इनकम आई है और उसी पे टैक्स लगेगा। क्या ये सही है? गलत है, ये एकदम गलत है, सरासर गलत है। अगर मेरे पास 10-20 करोड़ रुपए की पेंटिंग पड़ी होगी ना, उसको हमको बेचना होगा, तो पता नहीं क्या करेंगे? हम बोलेंगे हम पेंटिंग की दुकान खोल रहे हैं। दुकान खोलेंगे, फिर लाएंगे, फिर बेचेंगे। अब पेंटिंग के जैसे 10 करोड़ रुपए में पेंटिंग बिकने वाली है, और खरीदे कितने की थी? मान लो 10 लाख रुपए की खरीदे थे, तो हम उसको 9 करोड़ 99 लाख रुपए का हम कहेंगे मार्केट वैल्यू है, और उस पर ला के दिखा देंगे, अपने बैलेंस शीट में एसेट दिखा देंगे। ठीक है, दुकान खोल लेंगे एक पेंटिंग की, और फिर उसके बाद वो पेंटिंग बेचेंगे खटाक से, दुकान भी बंद कर देंगे उसके बाद। तो पीजीबीपी की इनकम तो बस डिफरेंशियल रह जाएगी। तो सरकार को इस डिफरेंस पे टैक्स लेना चाहिए कि नहीं? ये वाला जो आप चतुराई दिखा रहे थे कि मेरी कैपिटल एसेट मेरे स्टॉक इन ट्रेड बन गया, बिल्कुल लेना चाहिए। एक्चुअल में जब 10 लाख रुपए की ज्वेलरी 1 करोड़ 1 लाख की बेचे आप, तो आपकी इनकम 91 लाख की हुई है। लेकिन पीजीबीपी में इनकम आएगी कितनी? 1 ही लाख की आएगी। तो 90 लाख रुपया वो कहाँ गई इनकम? तो वो यहीं से आएगी, सरकार इसको ट्रांसफर बोलेगी तभी ये आएगा, ये डिफरेंस 90 लाख रुपया। ठीक है, अगर कम भी समझ में आए परेशान नहीं होइएगा, सब डिटेल में पढ़ना है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ करेंगे ये सब। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, एंड आई होप आपको समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं है, मोटा मोटा समझ में आ जा रहा है, क्योंकि अभी तो सिर्फ इतना बैठाना है दिमाग में कि ये सब ट्रांसफर है, और आपको जस्टिफाइड लगे जो हम बोल रहे हैं कि ये ट्रांसफर है, इसलिए बस आपको थोड़ी सी कहानी सुना रहे हैं। ठीक है, तो सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट, एक्सटिंग्विशमेंट, कंपल्सरी एक्विजिशन किसी लॉ में होता है, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये सब ट्रांसफर है। मेच्योरिटी और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जब जीरो कूपन बॉन्ड 40 रुपए का खरीदे हो, 15 साल बाद 100 रुपये आपको मिलेगा, फेस वैल्यू पूरा मिलेगा, तो क्या ये ट्रांसफर माना जाएगा? हाँ माना जाएगा। तो इससे जो डिफरेंस है 60 रुपये, वो कैपिटल गेन कहलाएगा। ठीक है, अगर इसे कैपिटल एसेट नहीं माना जाता तो फिर क्या होता है? परेशानी हो जाती भाई, क्योंकि इंटरेस्ट तो इस पर है ही नहीं। तो ये जो डिफरेंस है वो कौन सी इनकम होगी? जरा सोच के देखो, 40 रुपये का मैंने जीरो कूपन बॉन्ड खरीदा, ठीक है, 15 साल बाद 100 रुपया मिला। अब अगर इसको हम कैपिटल एसेट नहीं बोलेंगे तो कैपिटल गेन नहीं आएगा, और वो 60 रुपये फिर टैक्सेबल कहाँ होगा? क्या इंटरेस्ट की तरह टैक्सेबल होगा? नहीं, ये तो जीरो कूपन बॉन्ड है, जीरो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट तो है ही नहीं इस पे। तो भाई ये इंटरेस्ट नहीं है 60 रुपया, तो फिर क्या है? टैक्सेबल तो बनाना है इसको, तो क्या करें? चलिए कैपिटल गेन बना दीजिए, इसको कैपिटल एसेट बना दीजिए, कैपिटल गेन आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम ट्रांसफर की डेफिनेशन में ले आए कि जब भी आप ट्रांसफर करेंगे योर जीरो कूपन बॉन्ड, जब भी आप मेच्योर करेंगे, मेच्योरिटी होगी जीरो कूपन बॉन्ड की, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रांसफर, मेच्योरिटी और रिडेम्पशन। possession of any immovable property in part performance of the contract,
इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होती है आपको पता है? जब रजिस्ट्री होती है उसकी, स्टैम्प पेपर पे रजिस्ट्री होती है, ठीक है, दोनों पार्टी बायर सेलर एग्री करते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे जाके बायर सेलर दोनों लोग एग्री करते हैं, स्टैम्प पेपर पे साइन करते हैं एक पार्टी का ना, तो स्टैम्प पेपर बनता है, पूरा तैयार होता है, आपको पता ही होगा ये सब, ठीक है, उसको कहा जाता है रजिस्ट्री कराना। तो प्रॉपर्टी की जब रजिस्ट्री होती है तब वो ट्रांसफर होता है, एक्चुअल में वो तब एक्स की जगह वाई उसका ओनर बन जाता है। लेकिन इनकम टैक्स क्या कह रहा है ऐसे समझते हैं। पहले पहले प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन होता कैसे है। सबसे पहले ना एग्रीमेंट टू सेल बनाया जाता है कि भाई एक्स वाई को बेचने के लिए तैयार है, एक्स वाई को बेचने के लिए तैयार है, ठीक है, जिसके लिए एक्स क्या करता है, कुछ पैसे वैसे दे देता है उसको, ठीक है, एडवांस में, और डील हो जाती है कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर पूरा पैसा दिया जाएगा और इसकी रजिस्ट्री करा ली जाएगी, ठीक है। एग्रीमेंट टू सेल होता है, ठीक है, फिर बेसिकली कुछ पार्ट पेमेंट होती है, ठीक है, फिर उसके बाद रजिस्ट्री वगैरह होती है, और फिर उसके बाद पोजीशन दिया जाता है। रजिस्ट्री होती है तब हम पोजीशन देते हैं प्रॉपर्टी के, ये लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, कह रहा है कि अगर आपने ये सारी चीज होती है तो बेसिकली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई एक्चुअल में। लेकिन इनकम टैक्स क्या कह रहा है, कह रहा है अगर आपने पोजीशन दे दिया तो हम प्रॉपर्टी ट्रांसफर मान लेंगे। यानी मान लीजिए आज हमने एग्रीमेंट टू सेल कराया बस, ठीक है, 1 करोड़ की जमीन मकान है, बस हमने 1 लाख रुपया लिया और उसको दे दिया, चाबी भी दे दिया, लो यार रहो। होता होगा कि नहीं, प्रैक्टिकली हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अभी हमारे एक रिलेटिव ने ये अपना फ्लैट बेचा है, ठीक है, तो जब उसको फ्लैट बेचा तो उसमें वो फ्लैट करीब 70 लाख रुपए का था, 2 BHK छोटा सा ही फ्लैट था, और 10 लाख रुपया सामने वाली पार्टी ने एडवांस दिया था। 3 महीने का समय लिया था बैलेंस पेमेंट करने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें चाबी दे दीजिए तो हम इस फ्लैट का ना इंटीरियर शुरू करा दें, ताकि 3 महीने तक जब तक समय आएगा रजिस्ट्री कराने का तब तक मेरा फ्लैट भी रेडी हो जाएगा और हम रहने लग जाएंगे इसमें, तो अब दे दीजिए चाबी। खाली पड़ा था, तो जो मेरे रिलेटिव है जिन्होंने फ्लैट वो बेचा था उन्होंने दे दिया चाबी उनको कि ले लीजिए। तो ये हो गया पोजीशन आपने दे दिया। जब पोजीशन दे दिया तो पता है क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया, कैपिटल गेन अराइज हो गया उसी समय। अब हो सकता है रजिस्ट्री तो अगले फाइनेंशियल ईयर में हो रही है, लेकिन फिर भी कैपिटल गेन अराइज हो गया उसी फाइनेंशियल ईयर में। तो इनकम टैक्स कहता है पोजीशन का मतलब हम ट्रांसफर मान लेते हैं, पोजीशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है पूरा, भाई एग्रीमेंट टू सेल होता है, पार्ट पेमेंट लिया जाता है, फुल पेमेंट लिया जाता है, रजिस्ट्री होती है, पोजीशन दिया जाता है, ये पूरा है। इसमें से एक हिस्सा कह रहा है पोजीशन हो गया ना तो भी हम पूरा मान लेंगे, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। चलिए बड़ी सुंदर बात है। नेक्स्ट देखिए, any transaction whether by becoming member of or acquiring shares in a cooperative society which has the effect of transferring the enjoyment of any immovable property। ये क्या है, देखिए आजकल सिस्टम क्या है, बहुत सारी जगह पे बिल्डर क्या करता है, एक लैंड खरीदता है, ठीक है, बिल्डर ने एक लैंड खरीदी और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के ये लैंड खरीदी है। बिल्डर ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर कराई, ठीक है, जैसे आप फार्म कंपनी ओपी बीओआई बनाते हो वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी एक बना सकते हो, ठीक है। आपने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्डर ने बनाई और उसके नाम से एक जमीन खरीद ली, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम क्या था मैं आपको बताऊं, राज रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी, है ना, प्यारा सा नाम। इस नाम से जमीन खरीद ली बिल्डर ने, ठीक है। अब इसके बाद इसके ऊपर 3 टावर बना दिए, ठीक है, इसमें कई सारे फ्लैट हैं, 100 फ्लैट हैं एक टावर में, ठीक है। राइट, अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्लैट, अच्छा अब ये फ्लैट किसका हुआ जल्दी बताइए, लैंड किसकी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की। ये फ्लैट किसका हुआ, ये फ्लैट भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो गया, जिसपे ये बिल्डर ने फ्लैट बनाया है, फ्लैट भी कोऑपरेटिव सोसाइटी का है। अब ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्लैट बेचती नहीं है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, मेंबर्स बनाती है,
कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स बनाती है। कैसे? शेयर देके या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट देके। समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये जो बिल्डर है, ये सब तो कहानी है ना बस, ठीक है। इस बिल्डर को इसमें से ये जो एक फ्लैट है ये 1 करोड़ रुपए का मान लीजिए उसको बेचना है, ये 1 करोड़ रुपए का बेचना है, तो वो कहेगा कि 1 करोड़ रुपए में मेंबरशिप मिलेगी। दो तरीका हो सकता है, या तो वो मेंबरशिप शेयर के जरिए देता है और या तो डिपॉजिट सर्टिफिकेट के जरिए देता है। तो वो 1 करोड़ रुपए का कोऑपरेटिव सोसाइटी में शेयर दे देगा और या फिर 1 करोड़ रुपए का क्या दे देगा? डिपॉजिट सर्टिफिकेट दे देगा, ठीक है। अब इसमें इंजॉयमेंट क्या लिखा होगा, इसमें बेनिफिट क्या होगा? उसमें लिखा होगा, जो आपके साथ आपको जो सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे उसमें ये बात बताई जाएगी कि आप इस फ्लैट का कंप्लीट राइट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स यूज इज बिलोंग्स टू यू। मतलब इसका पूरा अधिकार आपके पास है, आप इस फ्लैट को पूरा एंजॉय कर सकते हो जैसे चाहे जैसे। राइट? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई क्या? नहीं। आज भी प्रॉपर्टी का ओनर कौन है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है लीगल तरीके से। उसने तो मेंबरशिप बेची है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी को और आपको अधिकार दिया है इसको इस्तेमाल करने का जैसे चाहे जैसे, ठीक है। ये जो मेंबरशिप होती है ये ट्रांसफरेबल होती है। यही कह रहा है कि अगर आपने इसकी मेंबरशिप ट्रांसफर की है तो हम ट्रांसफर मान लेंगे प्रॉपर्टी का, ठीक है, इनकम टैक्स के लिए। क्योंकि इनकम टैक्स तो समझ ही रहा है ना, प्रॉपर्टी बिक रही है, ठीक है। 1 करोड़ रुपए की मेंबरशिप, अब क्या होगा, इस फ्लैट का भाव बढ़ गया, मान लीजिए 3 साल बाद ये 1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट हो गया, तो ये बंदा इसको फ्लैट बेचना होगा तो क्या करेगा? ये फ्लैट थोड़ी ना इसके नाम से है, तो फ्लैट नहीं बेचेगा, ये मेंबरशिप बेचेगा। और कितने की बेचेगा? 1.5 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इसका 50 लाख रुपए कैपिटल गेन, इसका फायदा हुआ है ना 50 लाख रुपए, कैसे सरकार टैक्सेबल बनाएगी? तो सरकार कह रही है इनकम टैक्स में ये जो ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप है, ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप कैसे होगा? बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और डिपॉजिट सर्टिफिकेट, व्हाटएवर यू हैव गॉट, जो आपको मिला था वही आप ट्रांसफर करोगे सामने वाले को। तो जब आप ट्रांसफर करोगे तो सामने वाले के पास सारा अधिकार इस फ्लैट का आ जाएगा अपने आप। तो इसको कह रहा है दिस इज ट्रांसफर, इसको हम ट्रांसफर मानेंगे, राइट? ये जो ट्रांसफर ऑफ मेंबरशिप है इसको ट्रांसफर माना जाएगा। एनी ट्रांजेक्शन वेदर बाय बिकमिंग मेंबर ऑफ और एक्वायरिंग शेयर्स इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप मेंबर बन रहे हो, शेयर्स एक्वायर कर रहे हो कोऑपरेटिव सोसाइटी के, विच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग द एंजॉयमेंट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिससे एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट का अधिकार किसी के पास चला जा रहा है, तो कह रहा है ये ट्रांसफर है। क्योंकि इसमें जबरदस्त इनकम आने वाली है, वो तो फ्लैट का डिफरेंस आएगा मेंबरशिप में, मेंबरशिप थोड़ी ना बिक रही है, वो तो फ्लैट बिक रहा है, राइट? नाउ नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम ड्यू टू डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। अगर आपकी प्रॉपर्टी डैमेज होती है, डिस्ट्रॉय होती है और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो इसे ट्रांसफर कहा जाएगा। डैमेज डिस्ट्रॉय कैसे होगी? भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, आपकी प्रॉपर्टी चली गई, आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, ठीक है। अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल गया तो कह रहा है ये ट्रांसफर है। अब जैसे होगा क्या, मान लीजिए आपका 1 करोड़ रुपए का हाउस है, ठीक है, आपने इसकी इंश्योरेंस करा रखी है, ठीक है, और अर्थक्वेक आता है, आपका मकान ढह जाता है, ठीक है, और आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है, क्लेम मिल जाता है 10 करोड़ रुपए। तो अब क्या होगा? इंश्योरेंस क्लेम 10 करोड़ रुपए मिल गया है तो सरकार कह रही है कि ये ट्रांसफर है, इंश्योरेंस क्लेम, डैमेज और डिस्ट्रक्शन हुई प्रॉपर्टी की और इंश्योरेंस क्लेम मिला तो ये ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर हो गया तो भाई 10 करोड़ रुपए मिला है, ये सेल कहलाएगी, 1 करोड़ रुपया कॉस्ट हो जाएगी, 9 करोड़ रुपया कैपिटल गेन हो जाएगा आपका। आ रही है बात समझ में? 9 करोड़ रुपए कैपिटल गेन हो जाएगा। अब आपके मन में जब हम ये सब बोल रहे होंगे ना तो आप कहोगे कि सर 1 करोड़ रुपए का मकान है तो इंश्योरेंस क्लेम क्यों 10 करोड़ रुपया मिल गया? इंश्योरेंस क्लेम क्यों 10 करोड़ रुपया मिल गया? आइए समझाता हूं आपको। बेटा ये मकान ना 20 साल पुराना है, ठीक है, ये मकान 20 साल पुराना है, इसकी मार्केट वैल्यू 10 करोड़ रुपए है। तो जब आप इंश्योरेंस कराओगे तो इंश्योरेंस में सम एश्योर्ड होता है, आप बोलते हो इतने रुपए का मकान का इंश्योरेंस किया जाए, ठीक है, हालांकि वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकता, मार्केट वैल्यू से कम ही होना चाहिए। तो आज उस मकान की कीमत अगर 10 करोड़ रुपए है तो 10 करोड़ का इंश्योरेंस कराओगे कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराओगे? 10 करोड़ का इंश्योरेंस कराओगे, अकॉर्डिंगली आप प्रीमियम भी दे रहे हो 10 करोड़ के हिसाब से, बड़ी प्रीमियम भी है आपकी। 4 पीढ़ी पहले एक मकान बना था, अब बताइए हम राजा खानदान के हैं, ठीक है, 5 पीढ़ी पहले राजा लोग थे,
ठीक है, हवेली है पूरी, कितने की तैयार हुई थी मालूम है? उस समय वो 10 लाख रुपए की तैयार हुई थी। आज उस हवेली की कीमत जानते हो कितनी है? 200 करोड़ रुपए है। जल्दी बताओ, 10 लाख रुपए की थी वो, 4 पीढ़ी पहले की बात कर रहे हैं ना। 10 लाख रुपए की वो हवेली बनी थी, आज 200 करोड़ रुपए की वो हवेली है। जल्दी बताइए, अब उसका हम इंश्योरेंस कराएंगे तो 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस करा दे क्या, कि हवेली अगर भूकंप में उड़ जाए तो 10 लाख रुपए हमको मिल जाए? अरे भाई साहब, 200 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस कराएंगे उसका, और अगर हवेली गिरी तो 200 करोड़ रुपए मिलेगा भी अब हमको। आ रही है ना बात समझ में? तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से कराते हैं तो ऑब्वियसली पॉसिबल है डैमेज और डिस्ट्रक्शन पे। अब सरकार देखिए कितनी इंटेलिजेंट है, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कह रही है, डैमेज डिस्ट्रॉय हुई और इंश्योरेंस क्लेम मिला तब ट्रांसफर है। क्योंकि मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई भूकंप में, और इंश्योरेंस हमने कराया नहीं था तो नहीं मिला। तो भाई मिला कितना? कहीं से भी अंडा। कितने की वो बिल्डिंग थी? 1 करोड़, तो घाटा आ गया 1 करोड़ रुपए का, माइनस 1 करोड़ रुपया हो गया। सरकार कह रही है अब ये तो 1 करोड़ रुपए कहीं से एडजस्ट कर देगा, तो एक काम करते हैं, डैमेज और डिस्ट्रक्शन को कैपिटल के ए ट्रांसफर नहीं बोलते हैं, डैमेज और डिस्ट्रक्शन होगा और आपको क्या मिलेगा? इंश्योरेंस क्लेम, तब ट्रांसफर बोलते हैं। बड़ी चालाक है गवर्नमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल दी थी कि कंपल्सरी एक्विजिशन अंडर एनी लॉ, और यहाँ चतुराई लगाई गवर्नमेंट ने, इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा डैमेज और डिस्ट्रक्शन पे तब ट्रांसफर है, डैमेज और डिस्ट्रक्शन ट्रांसफर नहीं है। क्योंकि डैमेज और डिस्ट्रक्शन हो गया, इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला, तब तो घाटा हो जाएगा उसको। और अगर हम कहेंगे कि ये ट्रांसफर है, देखिए सरकार अगर किसी भी चीज को कहेगी कि यहाँ कैपिटल गेन अराइज होगा, तो चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों माना जाएगा। इनकम टैक्स में इनकम का मतलब पॉजिटिव नहीं होता, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है। अगर इनकम कंसिडर होगी तो लॉस भी होगा, ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल कानून है एकदम। उसके बाद यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी रिसिप्ट, आपको पता ही है कि यूलिप से जो पैसा आता है वो अब क्या कहलाएगा? ट्रांसफर कहलाएगा। जब यूलिप से पैसा आएगा तो ट्रांसफर कहलाएगा, ताकि डिफरेंशियल पे कैपिटल गेन लग सके। ये क्यों किया गया था? मैंने आपको बताया था 1 फरवरी 2021 को के बजट में ये आया था, बजट 2021 में, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के बराबर इसको कंपैरेबल बनाना था। लेकिन आज भी यूलिप का जो भी पैसा आ जाए वो टैक्सेबल नहीं है, तो सारा पैसा ट्रांसफर नहीं कहलाता है, मतलब सारा ट्रांसफर नहीं कहलाता। ये कब होगा? व्हेन द प्रीमियम पेड इज, यहां चाहे तो हम लिख दें आपके लिए, व्हेन प्रीमियम पेड इज greater 2.5 lakh in respect of policy issued on or after 1/2/21। 1/2/21 के पहले की तो जो भी पॉलिसी है उसका पैसा आएगा तो ट्रांसफर नहीं कहलाएगा, कहलाएगा ही नहीं, चाहे कितना भी प्रीमियम था। और 1/2/21 के बाद की पॉलिसीज का प्रीमियम अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है तब परेशानी है, ठीक है। तब वो क्या होगा कि ट्रांसफर कहलाएगा और कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा आपके हाथ में, ठीक है। तो ये थी ट्रांसफर की डेफिनेशन, सेल, एक्सचेंज, ये सब मैंने आपको बता ही दिया है, एक्सटिंग्विशमेंट बता ही दिया है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपके साथ पढ़ेंगे ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, ठीक है। अभी आपने पढ़ा है ट्रांजैक्शन जिसे ट्रांसफर कहा जाता है। विल स्टॉप हियर।